स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेके आई हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर बोल सकते हैं इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल और हिंदी में इसको बोलते हैं आयनन विभव। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी आयोनिक रेडियस के अंदर आयोनिक रेडियस की और एटॉमिक रेडियस की। इसी तरह से ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, चाहे आयनन विभव बोलो। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक एलिमेंट है और उसका ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस जो है वो चार्ज रखेगा पॉजिटिव। कैसा चार्ज रखेगा? पॉजिटिव। और इसके चारों तरफ है ऑर्बिट और इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। इसी तरह से ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, एक ही मतलब है। उसका मतलब है कोई एक एलिमेंट है, एक न्यूट्रल एलिमेंट है, गैसियस फेज के अंदर है, आइसोलेटेड है। उस एटम आइसोलेटेड मतलब वो अकेला एक मॉलिक्यूल है और जैसे कि नोबेल गैसेस है, कोई भी एक गैसियस पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल है। गैसियस पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा? पार्टिकल्स क्या होता है? दूर दूर होता है और उससे हमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिवॉल्व करना होता है। तो इसके अंदर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑपोजिट चार्ज होने के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। ठीक है। अब क्या होता है कि हमें इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इस शेल में से बाहर निकालना है। तो इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। अब कहने का मतलब है यदि हमें इस शेल में से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ये एनर्जी क्या करेगी कि इस न्यूक्लियस के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देगा, मतलब इसका न्यूक्लियस का इफेक्ट को खत्म करके और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? फ्री कर देगा या बाहर निकाल देगा। तो आई तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कुछ भी बोलो, आई ई बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो। तो किसी भी क्या लिखा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस टू इंफिनिटी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के और किसी इंफिनिटी तक हमें लेके जाना, क्योंकि देखो एटम्स को हमने क्या माना? बहुत छोटा पार्टिकल, उसकी इन्फिनिटी कितनी हो सकती है? बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस भी उसकी इन्फिनिटी हो सकती है, क्योंकि एटम्स जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, तो वो कितना छोटा होगा? उसके लिए थोड़ी सी भी डिस्टेंस, यदि इतनी सी भी डिस्टेंस है और वहां तक यदि इस इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं और लाने के अंदर जितना अपने को एनर्जी लगानी पड़ी, और वही एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल से। अब इसके अंदर ये होता है कि कोई एक एटम था, कोई एक गैसियस एटम था, उस एटम में से हमने क्या किया? उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे ही हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, ठीक है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो। एंथैल्पी का सिंबल एच होता है। एंथैल्पी का सिंबल जो होता है वो एच होता है और डेल एच का मतलब है कि ये प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्टेंट बन गया। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, मतलब कहने का मतलब दो एवरेज बीच का एनर्जी गैप निकाल सकते हैं हम। डिफरेंस है कि कोई फाइनल वैल्यू थी, जैसे माना ये प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और पहले जो एक गैसेस एटम था उसकी जो एनर्जी और इसके एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? डेल एच। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू जो होती है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एवरेज एनर्जी डिफरेंस, वो होता है डेल्टा एच।
अब डेल्टा एच है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एंथैल्पी के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। उसका कारण ये है कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस गैसियस एटम को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और कोई भी चीज को हमें ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, मान लीजिए ये मार्कर है और इस मार्कर को मुझे इसको तोड़ना है, कहने का मतलब है इसमें से इसको अलग करना है, इसको बीच में से पार्ट सेपरेट करना है, तो मुझे इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देनी पड़ेगी तो जब एनर्जी को जब एनर्जी किसी पार्टिकल को, किसी एटम को तोड़ने के लिए लगती है, तो उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक। क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में डेल एच कैसा आता है, पॉजिटिव। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक नहीं। उसके लिए डेल एच कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि इसका डेल एच पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या दोनों ही होता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेल एच हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा एंडोथर्मिक होगा। तो एंथैल्पी क्या है, एक एनर्जी है। तो जो डेल एच है या आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, उसकी यूनिट पूछते हैं, ये है किलो जूल पर मोल। डेल एच की वैल्यू क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। किसी एक मोल के लिए, मोल को तोड़ने के लिए उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, वही क्या है, एनर्जी है या एंथैल्पी है। वो किलो जूल के अंदर ले रहे हैं, पर मोल के लिए बात कर रहे हैं। तो डेल एच की जो वैल्यू होगी वो किलो जूल पर मोल। और इसको इस तरह से भी आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है कि किलो जूल मोल इनवर्स, दोनों एक ही बात है, चाहे मोल इनवर्स ऐसे भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। आपको हर कंडीशन के अंदर रेडी रहना है कि यूनिट, इसका मतलब यही है, क्योंकि ये इसके पावर बट्टे में है, ये किलो जूल बटा मोल। तो इसको, ये क्या है, पॉजिटिव ही था और ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किलो जूल तो ऊपर का ऊपर ही रहा है, मोल ऊपर जा रहा है, तो मोल इनवर्स हो गया। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कि कोई एक एटम है, उस एटम में से कोई भी एटम में से हम एक साथ 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, कभी नहीं निकलेगा, वो स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए ये कोई गैसियस एटम था और उस एटम में से हमने एक एनर्जी लगाई उसको तोड़ने के लिए, उसके तोड़ने का मतलब है उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसको इस फॉर्म के अंदर लाने के लिए हमने एक एनर्जी लगाई और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाई गई, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, 1 हो गई। कि कोई एक एटम था, गैसियस एटम था, उस एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है, ठीक है। उसके लिए एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगी, 1 किलो जूल मोल इनवर्स लगी। मान लीजिए हमें क्या करना है, अब ये तो न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल गैसियस एटम था, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, ये कैसा है, ये चार्ज वाला है। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, ये वाला, एक पॉजिटिव चार्ज। देखिए न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत इजी है, मतलब कहने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन कोई आयोनिक एलिमेंट है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एक आयनिक कंपाउंड से एक पॉजिटिव है जिसमें से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है, उसमें से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाह रहे हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 2 किलो जूल मोल इनवर्स। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। कहने का मतलब है न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत इजी है, लेकिन जैसे जैसे उस एलिमेंट में से, उस गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज़्यादा निकालेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो कह सकते हैं, अभी हमने 3 की बात की है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीसरा एटम को निकालने के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है।
अब देखिए इसके अंदर तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, थर्ड को। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका ऑर्डर पूछा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ज्यादा होती है या थर्ड ज्यादा होती है, या उनका कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया जाता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया जाता है। तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आना चाहिए कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। अब देखिए ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। मतलब आप देखिए कि यदि मैं बात करती हूँ कि इनके कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो आपको यह याद रखना है कि कोई भी अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब एलिमेंट्स को बता दिया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे पहला तो आपको यह याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट में यदि वो फुल्ली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड मतलब जैसे कि पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14 या एस के अंदर 2, फुल्ली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिस ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल यदि फुल्ली फिल्ड है मतलब वो स्टेबल है, और स्टेबिलिटी को डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है, अब नॉर्मल लाइफ में भी देख लो, जिसको स्टेबिलिटी अच्छी है उसको हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन जो कम स्टेबल है उसको मेंटली परेशान भी कर सकते हैं, उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, जो चाहे उसे करवा भी सकते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि एलिमेंट्स जो है बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे हम हमारी लाइफ के अंदर करते हैं। तो स्टेबिलिटी को कोई छेड़ेगा नहीं, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। और दूसरा है हाफ फील्ड। दूसरा कौन सा है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड में जैसे P6 का आधा हो गया P3, D10 का हो गया D5 और F14 का हो गया F7 और S का S1। ये फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड, इनमें से यदि हमें इलेक्ट्रॉन निकाल किसी भी एलिमेंट का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का या इस तरह का आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी मतलब ज्यादा होगी, और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और जब मुश्किल है तो एनर्जी भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी, उस पर ज्यादा सिर खपाना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भैया प्लीज एक दे दीजिए ताकि हम स्टेबल हो जाए। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। दैट मीन्स जिनका हाफ फील्ड या फुली फील्ड आ जाए उसकी आईपी हमेशा ज्यादा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। दूसरी कंडीशन ये, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सेकंड इशू है इसका साइज का। हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था तो बताया था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे साइज क्या होता जाता है, साइज होता जाता है डिक्रीज। साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे बेरिलियम सॉरी लिथियम से शुरू करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहाँ देखिए कि ये सारे के सारे कौन से पीरियड के अंदर है, ये पीरियड नंबर सेकंड में। कौन से पीरियड के अंदर है, पीरियड नंबर सेकंड में। अब देखिए पीरियड नंबर सेकंड में है तो इसका मतलब पीरियड तो चेंज नहीं होने वाला, मतलब ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, इसका मतलब ये सारे कहीं ना कहीं यहीं पे होंगे। तब हम कैसे इसकी साइज को मेजर करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर एटॉमिक रेडियस को तो ढंग से पढ़ना, बहुत वो आप बहुत क्लियरली पढ़ना, बहुत ढंग से पढ़ना, तभी आईपी समझ में आ पाएगी। यदि आपको रेडियस का रेशो उसका डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे काम करता है, शील्डिंग इफेक्ट कैसे करता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। थोड़ा बहुत इधर वापस आपको रिवाइज भी करवाऊंगी, लेकिन आप लास्ट वीडियो को देखिए एटॉमिक रेडियस वाले को या आयोनिक रेडियस वाले को,
उससे आईपी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब कभी भी साइज की बात करेंगे तो साइज के लिए आपका और दिमाग में थोड़ी दिक्कत आएगी। पीरियोडिक टेबल जिसको याद है वो सारे फैक्टर एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने का क्या कारण होता है कि इसका नंबर ऑफ शेल तो कितना है, 2 ही है। तो क्या चीज बढ़ रही है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, तो यहां वापस लिख रही हूं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो प्रोटॉन्स इंक्रीज होता है। क्या एटॉमिक नंबर किसको बताते हैं, प्रोटॉन्स को। ये प्रोटॉन्स इंक्रीज होता है, और प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो देखो क्योंकि यहाँ पे कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, और न्यूक्लियस अपना चार्ज किसकी वजह से रखता है, प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इस पे जीरो चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जा रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर किसको बताएगा, प्रोटॉन्स नंबर को। प्रोटॉन्स नंबर किसको बताएगा, न्यूक्लियर चार्ज को। अब इसको आप वापस एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको आईपी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आए। आईपी हर एग्जाम कंपटीशन के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में बेरूफ या बदल के आ जाती है। तो आपको आईपी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, रेडियस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब आपको ये फैक्टर इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। अदरवाइज आपको लगेगा कब साइज बढ़ रही है, कब घट रही है, कब आईपी बढ़ रही है, कब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो सारी चीजों कॉन्सेप्ट को बहुत धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। तो वापस मैं बता रही हूँ आपको, एक बार देख लीजिए। एटॉमिक नंबर बढ़ा, प्रोटॉन्स इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज भी ज्यादा हुआ। जब न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कौन से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब रेडियस तो यहीं से, आउटर मोस्ट शेल से ही तो हम रेडियस का पता करेंगे, बीच वाले से थोड़ी पता करेंगे। तो देखिए इधर कि यदि ये न्यूक्लियस है ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ज्यादा डोमिनेटिव रहेगा, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बीच का जो डिस्टेंस, मान लीजिए ये शेल नंबर 2 में था, जब इसको खींचेगा तो हो सकता है ये n बराबर 1 में आ जाए। तो पहले साइज ये थी, अब मान लीजिए इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा काम किया और इसकी साइज क्या हो गई, घट गई। तो इसका मतलब पहले न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में था, मतलब n बराबर 2 जो है वो आउटर मोस्ट शेल है मान लीजिए, और न्यूक्लियस ने इसको बहुत स्ट्रांगली खींचा और इसको n बराबर 1 में लाया। तो देखो ये साइज का डिफरेंस आ गया। और इसी तरह से ये जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, साइज क्या होगी, कम होगी, साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होती है, दैट मीन्स लिथियम की साइज सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम की, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। और ये नियोन जो है वो नोबल गैसेस है, नोबल गैस है। ये सारे क्या है, इसमें नॉन मेटल्स वगैरह आते हैं, मेटल्स भी आते हैं इसमें, लेकिन इसके अंदर जो नियोन वाला है ग्रुप नंबर 18 है वो वांडरवॉल रेडियस रखता है, इसलिए उसकी साइज तो सबसे ज्यादा होगी। यहाँ फैक्टर मत कर देना नियोन, यहाँ गलती कर बैठोगे। पहले भी मैंने रेडियस वाले में भी बताया था कि वांडरवॉल रेडियस की वजह से जो ग्रुप 18 वाले हैं नोबल गैसेस जो है, इनर्ट गैसेस है, उनकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है। और वैसे भी गैसियस पार्टिकल्स है, तो गैसियस पार्टिकल्स में क्या होता है, गैसियस पार्टिकल के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी रेडियस ज्यादा होगी। तो अब ये साइज कैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को या आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती है, तो देखिए इसके अंदर अब जितनी साइज छोटी होगी, आप ये मान लीजिए जितनी साइज छोटी होगी और एक साइज बड़ी है, अब इलेक्ट्रॉन एक तो यहां से निकालना और एक यहां से निकालना, तो इजीली कहां से निकलेगी, जहां की साइज क्या होगी, कम होगी, वहां आईपी। ये देखिए आईपी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, वो साइज के क्या होती है, इनवर्सली। अब आपको ये चीज क्लियर करवाते हैं कि देखिए साइज जितनी बड़ी होगी, साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। क्यों, देखिए मान लीजिए ये पेन है, और यदि इससे एक छोटा इसका जो कैप है, अब इस पेन को तो मैं इजीली क्या करूंगी, पेन को मैं इजीली तोड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये पेन है और इस पेन को मैं इजीली
यूं लगा रही हूँ एनर्जी, टूट जाएगा। लेकिन मैं इस यदि कैप को तोड़ना चाहूँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा इसको कैसे पकड़ूं ताकि तोड़ूं। इसमें तो कुछ नहीं, पकड़ा और तोड़ दिया। इसका मतलब इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज छोटी है, तो किसको तोड़ना इसी बड़ी, जिसकी साइज बड़ी होती है उसको तोड़ना इजी है, मतलब इसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और यदि मुझे कैप तोड़ना है, कहने का मतलब है यदि इसकी साइज छोटी है, यदि मुझे ये तोड़ना है तो इसके लिए मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। आप दिमाग में उल्टा मत लगा देना कि मैं कैप को बहुत इजीली ऐसे पत्थर से मार के तोड़ दूंगा, ऐसे नहीं है। आप ऐसे देखिए कि इसको मुझे ऐसा तोड़ना है, मैं बिल्कुल इसको ऐसे करके यूं तोड़ दूंगी। लेकिन ये कैप है, इस कैप को मैं ऐसा करना चाहूँ नहीं टूटेगी, दैट मीन्स टूटेगी, लेकिन कब, जब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जिसकी रेडियस ज्यादा है उसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और जिसकी रेडियस छोटी है उसमें रेडियस, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो यही कहना चाह रहा है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो साइज के इनवर्सली है। कहने का मतलब ये साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हमारे अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, देखिए आप इसको इधर लिखते हैं, चलो इधर कंप्लीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यह कर देते हैं, स्पेस है अभी। तो देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है कि एक तो अपने को साइज का पता रखना है, और एक हमें किसके पता रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। यदि दो चीजें अपने को बहुत अच्छे से पता है तो आईपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं 110% कह रही हूँ। ये दो चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड वाला और एक साइज वाला। अब देखिए इसे कि यदि हमें करना है जैसे कि ये नियोन है, लेफ्ट टू राइट जाते साइज कम होती है, और साइज कम होगी, ये साइज यदि इधर कम होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इनवर्सली काम कर रही। अब देखो नियोन है, अभी पहले सबसे पहले लिथियम को ले लेते हैं, फिर बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब देखिए इसको कि हम पीरियोडिक टेबल में शेल नंबर 2 n बराबर 2 में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ इसका देखो, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नोबल गैसेस का, हम नियोन का नहीं बता रहे, पूरे का ही बता रहे। चलो नियोन का देख लेते। देखो नियोन का 1s2 2s2 और 2p6। तो मैं आउटर मोस्ट कितना हो गया, 2s2 2p6। ये देखो पी के अंदर कितना है, 6 है, और देखो ये फुल्ली फिल्ड है। इसका मतलब इससे पंगा लेने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। दूसरा इसका क्या होगा, इसका होगा 2s2 2p5, इसका 2s2 2p4, इसका 2s2 2p3, और इसका 2s2 और 2p2, और बोरोन का होगा 2s2 2p, ये कितना हो गया 1, और ये बेरिलियम है, बेरिन 2s2, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सॉरी 2s2 2s1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्विस्ट वाला क्या है कि ये p6 है, ये फुल्ली फिल्ड है, और ये देखो 2s2 2p3 ये किसका है, नाइट्रोजन का है, ये क्या है, हाफ फिल्ड। उसके बाद में ये बेरिलियम देखो, ये फुल्ली फिल्ड। अब देखिए अब अपने को अरेंज करना है इसकी आईपी के अकॉर्डिंग कि किस में से, किस एटम में से या किस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। तो देखिए पहली बात तो ये नोबल गैसेस है, स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। दैट मीन्स जिसमें से मुश्किल है उसको ही तो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स आईपी ज्यादा लगानी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगानी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, नियोन का, क्योंकि ये नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है और फुल्ली फिल्ड है। और दूसरी चीज हमने बोली कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होगी, और साइज कम होगी, साइज क्या होगी, कम होगी, तो आईपी क्या होगी, बढ़ेगी, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो बढ़ेगी। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इधर, तो आईपी क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
लेकिन ये जनरल ऑर्डर है कि अभी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आईपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए, हमने बोला कि सबसे जो राइट हैंड साइड है वो नियोन है, और वो अपनी नियोन राइट हैंड साइड है, और उसके आईपी भी ज्यादा देनी पड़ रही है फुल्ली फिल्ड की वजह से। अब देखिए फिर कौन है, फ्लोरीन, हमने लिख दिया फ्लोरीन, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपैरिजन करें तो यहाँ बहुत बार कंपटीशन के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है, और गलत होने के भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके अंदर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और आपको रटना नहीं है। देखो इसका P3 है, और मैंने बोला कि या तो P6 वाला स्टेबल होता है या P3 वाला, ये तो फुल्ली फिल्ड वाला या हाफ फिल्ड वाला। तो इसके पास P4 है, तो इन दोनों की कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है। कहने का मतलब है ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो उसके बाद में क्या होएगा, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन, और उसके बाद में आएगा ऑक्सीजन। अब आगे देखिए इसके अंदर, उसके बाद में कार्बन, कार्बन के बाद देखिए, कार्बन के बाद में कौन आ गया, ये बोरोन आ गया, ये बेरिलियम आ गया। अब देखो इसके इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, P1 है ना, और इसका क्या है 2s2, ये फुल्ली फिल्ड है। तो ये बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरोन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होगा, और उसके बाद में लिथियम आएगा। ये दो चीजें इसको समझ के, बिल्कुल ये कंपटीशन के, मान लीजिए ये ऐसे कैसा छपा हुआ क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा नियोन का, नियोन के बाद फ्लोरीन का, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद में कार्बन का, और फिर दिक्कत आती है या फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड वाली आ जाती है, तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर बोरोन का, सबसे लास्ट में लिथियम का। तो हमने ये सही बोला कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे आईपी बढ़ेगी, तो लेफ्ट ये राइट हैंड साइड है और ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड वाले साइड की आईपी कम लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी साइज बड़ी, जिसकी साइज बड़ी होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, जिसकी साइज छोटी होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। और ये जो है इसकी साइज बड़ी है नियोन की, क्योंकि ये नोबल गैसेज है, लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी है वो फुल्ली फिल्ड की वजह से आती है। ये कई बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए साइज के अंदर दूसरी एक चीज है कि जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं, साइज अप टू डाउन जाते हैं, कहाँ पे, ग्रुप के अंदर। आप इसको बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन जाते हैं तो ऑब्वियसली साइज क्या होती है, बढ़ती है। साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीज होगी तो आईपी क्या होगी, आईपी कम देने की जरूरत पड़ेगी, तो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यदि हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फेरेडियम, ये एक ही ग्रुप है। इसमें क्या है, मान लीजिए ये लिथियम की साइज इतनी सी है, सोडियम की ये है, पोटेशियम की इतनी बड़ी है, रुबिडियम की इससे बड़ी है, फिर इस तरह से बड़ी है, और ये इस तरह से बड़ी। मैंने कहा ना, जैसे अपन कैप की बात करते हैं और या पेन की बात करते हैं, तो पेन को तोड़ना इजी है, दैट मीन्स इसमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, लेकिन कैप में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी साइज छोटी है। तो अब ऊपर से नीचे जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज हो जाती है और साइज बढ़ती है तो आईपी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा यदि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी लगेगी, या आईई किसका होगा, लिथियम का, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद में पोटेशियम, फिर उसके बाद में रुबिडियम, और फिर उसके बाद में सीजियम, और उसके बाद में फेरेडियम। ये अप टू डाउन है, वो लेफ्ट टू राइट है। तो एक चीज आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए वापस इस चीज को बता देती हूँ कि जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूरा लिख देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो साइज के क्या होता है, इनवर्सली होता है। क्योंकि न्यूक्लियस अपना इफेक्ट दिखाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लाएगा, और अपनी तरफ खींच लाएगा तो साइज कम हो जाएगी।
क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ गया। ये देखिए, एक तो आपको ये पता रखना इफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड साइज के इनवर्सली, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट। अभी शील्डिंग इफेक्ट लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, एक बार वापस रिवाइज करवा देते हैं। शील्डिंग इफेक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। वो चीज आपको वापस चीज बता देते हैं भैया, गलती नहीं करनी है। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर एक पूरे टॉपिक को क्लियर करने के लिए उस क्वेश्चन निकालने के 4-5 दिन लगते हैं। पहले उसको समझने के लिए वो किस तरह से उसके ट्रेंड होता है, किस तरह से वो वेरी करती है, एक तो उसमें टाइम लगता है, फिर उसमें से कितने सारे ऑब्जेक्टिव निकालते तब जाके क्वेश्चन सही होता है, और फिर जाके यदि 5-7 दिन की मेहनत 5 मिनट के एक ऑब्जेक्टिव के अंदर गलत कर दे तो सोचो वो 5 दिन खा गए आपके। जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, ऐसे जल्दबाजी मत करो कि मैं फटाफट से ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, वो भी नहीं कर लूं। जितने टॉपिक कर रहे हो पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव देखो कि उसके ऑब्जेक्टिव किस तरह से बने हैं, क्योंकि ये सारे जितने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ना, ये सारे कंपटीशन के अंदर एज इट इज आए हुए हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया हुआ। इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये इस तरह के जितने बॉक्स बना रखे ना, ये बॉक्स मान लीजिए कि ये से छपे हुए आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन इस तरह से बता देते हैं, ये इसके साइज के इनवर्सली है, डायरेक्टली है, कैसे वेरी करता है, क्यों करता है, क्या चीज बढ़ती है। तो आपको मैंने सारे जितने भी लेक्चर हुए उसमें से मैंने बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, हो सकता है पहली बार आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी चीजें थोड़ा टाइम लगता है चीजें समझने के लिए, लेकिन उसको थोड़ा सा डीपली 2-3 बार उस वीडियो को देखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, साथ के साथ लिखते जाओ। जितना भी मैं बोर्ड पे ये लिख रही हूँ आपको साथ के साथ लिखना है, तब आप चीजों को ऑब्जेक्टिव के अंदर लगा पाओगे कि उसमें उस टॉपिक के अंदर वो चीज क्या बोल रही थी। क्लियर है? तो ये चीजें आपको बिल्कुल एज इट इज मिलती है। अब देखिए, शील्डिंग इफेक्ट एक बार वापस बता देते हैं। देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है, ये वाली, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ये इनर मोस्ट शेल है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस किस पे अपना इफेक्ट लगाता है? आउटर मोस्ट पे। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट को इलेक्ट्रॉन्स को लाएगा तभी तो साइज क्या होगी? कम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें क्या सेम सेम चार्ज है। तो ये सेम चार्ज क्या करते हैं, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या करता है? शील्ड करता है, मतलब उसको प्रोटेक्शन देता है। मतलब ये मान लीजिए इस पे एक दीवार खड़ी कर देता है। ये क्या होता है? रिपेल करता है, एक दूसरे को क्या करता है? सेम चार्ज है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और जब कभी भी रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो चीजें बढ़ती है, साइज बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ती है, रेडियस बढ़ती है। तो ये इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस जो है अपना इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाता है। मैंने ये बोला था कि भैया हमारे में क्या कमी, हमारे पास भी तो नेगेटिव चार्ज है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोगों को इधर बुला लो। बोला आप ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को क्यों अपनी तरफ खींचे जा रहे हो? तो इनमें क्या होता है, सेम सेम चार्ज की वजह से क्या हो जाता है? रिपेल हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती है अपने ही घर में। बोलता मैं जाऊंगा न्यूक्लियस के पास, ये बोल रहा मैं जाऊंगा, और ये आपस में लड़ लेते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि हम इसके पास में पढ़ते हैं। वो गांव में कहते हैं ना, भाईचारा में ए माने करने पड़े, थाणो कोने नंबर आवे हाल, पहली माँ गराड़ा गराड़ा सलाटा। तो इसमें भी क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस के पास पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये कहता है कि हमारी बाउंड्री, हम जाएंगे पहले। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्यों आ जाएगा? तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि रेडियस तो यहाँ से डिसाइड हो रही है ना, रेडियस यहाँ से डिसाइड थोड़ी हो रही, रेडियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से हो रही। लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास ही नहीं भटकने देता, और आसपास नहीं भटकने देगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, बस अपना काम हो गया। इसका मतलब ये जो प्रोटेक्शन दे रहा है ना इनर इलेक्ट्रॉन, यही है शील्ड, इसी को बोलते हैं शील्ड करना। शील्ड करना मतलब प्रोटेक्ट करना, किससे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, और इसी से बना ये शील्डिंग। तो जितना ज्यादा शील्ड करेगा, जितना ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, और इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा तो भैया साइज बढ़ेगी। इसको थोड़ा समझना, चीजों को थोड़ा सा
बैठकर शांत दिमाग से, तब सब चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज घटी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो साइज बढ़ी। और तीसरा एक फैक्टर है कि जो आईपी है ना, वो साइज के क्या है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो साइज के क्या है, इनवर्सली। तो मैं एक चीज ये बोल सकती हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का दुश्मन कौन, साइज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का दुश्मन कौन, साइज। वापस देखिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का दुश्मन कौन, साइज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का दुश्मन कौन, साइज। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो देख, कहता भिड़ू इधर आ जा, इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया देख, तेरा दुश्मन भी साइज है, मेरा दुश्मन भी साइज है, क्यों ना अपन दोनों दोस्त बन जाए। बोले बन जाओ। फिर बोला कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, देखो जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ रखा है ना और थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत इजी होगा, ये लेसन बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, उनको और मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और मुझे भरोसा है आप लोग मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्लियर है। अब देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब तो साइज का दोस्त कौन है, कि तेरे बढ़ने तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा, इसका मतलब दोस्त दोस्त कौन है, शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब यहां से एक चीज ये आ जाती है, इस चीज को समझिएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ये भैया, अब सारे दुश्मनों को हमने एक साथ बिठा दिया। ये देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ये बहुत काम की चीज है। और आप ये सारे जितने भी बॉक्स बनाए हैं ना, सब कंपटीशन में आए हुए हैं, सारे के सारे कंपटीशन में आए हुए। अब देखिए, ये ग्रुप की भी बात कर ली हम लोगों ने, पीरियड की भी बात कर ली, साइज की सब चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे क्रोमियम और मैग्नीज के अंदर। देखिए, क्रोमियम जो है उसका उसमें से हम क्या कर रहे हैं, क्रोमियम एलिमेंट है, क्रोमियम मेटल है, और इस मेटल में से इस गैसियस फेज आइसोलेटेड फॉर्म में लाएंगे इसको, और उसमें से हम क्या करेंगे, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देंगे या आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, ताकि इसमें से क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए। ओके। अब इसका जो क्रोमियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। ओके। और जैसे इसने से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये क्रोमियम प्लस बना और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5। क्लियर है। इसी तरह से Mn की बात करते हैं। Mn में से एक इलेक्ट्रॉन्स अपने को निकालना, इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और Mn क्या बन जाएगा, Mn प्लस, ये T नहीं है, प्लस ए प्लस। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s2। क्लियर है। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इसका बन गया 3d5 4s1। अब देखिएगा, पहले बात करते हैं क्रोमियम की और मैग्नीज की, कि दोनों में से क्रोमियम और मैग्नीज में से, समझ रहे हो, क्रोमियम और मैग्नीज का कंपैरिजन कर रहे। देखो, क्रोमियम और मैग्नीज का ही मैंने एग्जांपल क्यों लिया और दूसरे का क्यों नहीं लिया, देखो दूसरों में तो क्या है, हाफ फील्ड वाली कहानी नहीं है। ठीक है। वो D1 D2 D3 D6 D7 D8, इनमें कोई हाफ फील्ड नहीं आ रहा है, ना कोई फुल्ली फील्ड आ रहा है। जहाँ हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जहाँ इश्यू करता है ना, जहाँ मैटर करता है, वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज होती है। इसलिए क्रोमियम और मैग्नीज का ध्यान से देखो, समझो। ठीक है। देखो, इसके पास 4s1 है, ये तो सेम है दोनों के पास, 3d5 3d5। अभी चेंज क्या हो रहा है, ये 4s1 है, ये 4s2। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये मत कर देना कि भैया ये क्या है, इसका s ऑर्बिटल फुल है, सिर्फ ये मैटर नहीं करता है यहाँ पे। क्योंकि देखो, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, स्कैडनियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है, इसका 25 होता है।
जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, दैट मीन्स प्रोटॉन्स उतने ज्यादा, और प्रोटॉन्स ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा, और तो उसकी साइज क्या होगी, कम। जिसकी साइज कम होगी उसकी आईपी बढ़ेगी। इस चीज को आप संभालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, एनसीईआरटी का हमें एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना। फिर एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन देगा? एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट अपने को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ताकि वो कैसे भी क्वेश्चन दे, चाहे उस क्वेश्चन को घुमा घुमा के खुद पागल हो जाए पर आपको पागल नहीं कर सके, इस तरह की पढ़ाई करना। ठीक है, अब देखो D5 3D5 दोनों में हाफ फील्ड है, इसमें 4s1 है, ये भी हाफ फील्ड है एस का, ये भी फुल्ली फील्ड है। अब किसको करेंगे? प्रॉब्लम आ गई ना, हाफ फील्ड भी रख रहा है, फुल्ली फील्ड भी रख रहा है, तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे ये पता रखना है कि जिसका प्रोटॉन्स नंबर ज्यादा होगा ना उसका साइज कम होगा, और जिसका साइज कम होगा ना, जिसका साइज कम होगा उसकी आईपी ज्यादा होगी। दैट मीन्स Mn की आईपी क्रोमियम से ज्यादा होगी। अब इसको किधर, इसको इधर लिख लेते हैं कि Mn की आईपी जो है वो क्रोमियम से ज्यादा होगी। क्लियर है? लेकिन यदि हमने इसको क्या बना दिया, आयंस बना दिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो क्रोमियम प्लस बना और ये Mn प्लस बना। अब क्या दिक्कत हुई कि इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना लिया, 3d5। क्या बना लिया, 3d5, और इसने क्या बनाया, 3d5 4s1। अब देखिए, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, 3d5 है। ठीक है, n+l वाला रूल काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था n+l इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं, जिसमें एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, और रिमूव भी पहले कहां से होता है, जिसका n+l कम होता है, ये हमेशा याद रखना। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इसका 4s से जाएगा जबकि इसका 3d से जाएगा, इसका n+l कितना होगा, देखो थोड़ा सा इधर बता दी, ये 3d है, इसका n कितना है 3, d l कितना है इसका 2, इसका हो गया 5 n+l, और ये 4s है। ठीक है, n कितना हो गया 4s है, तो इसका l कितना हो गया 0, ये 4। तो जिसका n+l ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। अब देखिए, ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे, इसका मतलब अब इन दोनों का कंपैरिजन करें ना, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो भैया ये हाफ फील्ड है, जबकि इसका तो 4s से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3d5 से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्रोमियम प्लस की जो आईपी होगी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या बोलो या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, वो Mn से ज्यादा होगी Mn प्लस से। ये बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मान लीजिए कि ये तो हूबहू आपका क्वेश्चन आ गया। Mn देखो जब न्यूट्रल स्टेट में है तो मैग्नीज की ज्यादा है क्रोमियम से, लेकिन यदि वो आयोनिक स्टेट में आ गया तो क्रोमियम प्लस की ज्यादा होगी Mn प्लस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने ये बता दिया। इसमें काम क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और इसमें क्या काम करेगा, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आईपी को बहुत डिस्टर्ब करेगी। जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए ये सारी चीजें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब देखिए, एक एक्सेप्शन आता है ग्रुप 13 से, आप पूरा इसका नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखो ग्रुप 13 बोरोन फैमिली है, बेल गया इंडिया तेल लेने, या एक दूसरी ट्रिक भी बताई थी, बैंगन आलू गाजर इन थैला। देखो ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, अप टू डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ती है, और साइज जब बढ़ेगी, साइज जब बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो आईपी कम होगी। लेकिन इसका ट्रेंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, और आपको बिल्कुल याद रखना है, ये ग्राफ याद रख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए इस तरह से डब्लू बनाना, इस तरह से देखिए, ये बोरोन, ये एल्यूमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम, इंडियम और ये थेलियम। जिसको ये ग्राफ आ गया ना, बस कुछ नहीं, डब्लू बना देना आपको, तो बस डब्लू बना दोगे तो आपको इजी हो जाएगा, वरना रटना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा।
और इसमें से क्वेश्चन 110% आता है। एक्सेप्शन को जिसने पढ़ना शुरू कर दिया ना, उसका सिलेक्शन होना शुरू हो गया है, मान लीजिए। और एग्जामिनर यही करता है, एक्सेप्शन को उठाता है और आपको एक्सेप्शन पढ़ना। देखो सबसे ऊपर कौन है, बोरोन। फिर कौन है, देखो ये, देखो ये है ना टेलुरियम। फिर कौन है, फिर उसके बाद में गैलियम, और गैलियम के बाद में कौन है, एल्यूमिनियम। ये देखो एल्यूमिनियम। और फिर सबसे नीचे कौन है, इंडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप 13 की आईपी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। कितना वेरी कर रहा है, कुछ भी किसी का कहना नहीं मान रहा। एलिमेंट्स में पता है क्या, जब एलिमेंट 20 तक होते हैं ना, जैसा हम चाहे वैसा करा सकते, जैसे छोटा बच्चा है ना, तो उस पर अपन रूल रेगुलेशन चला सकते हैं, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो बाहरी फैक्टर उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। फिर वो कहता है नहीं, वो फ्रेंड ऐसा करता है तो मैं भी ऐसे करूंगा, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देता है। इसी तरह एटॉमिक नंबर 20 तक बिल्कुल शांति से रहता है बेचारा, कुछ भी नहीं बोलता है, जैसे रूल्स जैसे बोलता है उसको फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ना शुरू हो जाती, फिर बच्चा अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो कहता है कि मेरी लाइफ है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा जीऊंगा। तो देखो ये जी रहा है। होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये कौन है, थेलियम। तो यूं देखा जाए तो ऊपर से नीचे जाएगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो आईपी घटनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, बोरोन की सबसे ज्यादा होती है और इंडियम की सबसे कम होती है। आप ये डब्लू बना के ग्राफ भी ऐसा ही दिया हुआ है, और आपको और ज्यादा ऐसे क्लियर हो जाएगा कि बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर ऊपर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम। तो बहुत इजीली समझ में आ जाए। एक ग्रुप 13 का है और इसी तरह एक ग्रुप 14 का भी है। अपन यहाँ पे देख लेते हैं ग्रुप 14 को, ताकि मैं ये मिटाऊं नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। ये ग्रुप 14 में कार्बन आता है, तो क्या होता है, काशी गए शंकर पार्वती। कौन गए, काशी शंकर पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टिन है और ये लेड है। कहानी क्या होता है कि यही बोला जाता है, अप टू डाउन जाएंगे, साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। लेकिन इस यहाँ पे इतना सा ये ट्विस्ट मारता है कि ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा होगी कार्बन की, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम की, जर्मेनियम के बाद में लेड की आएगी और लेड के बाद में टिन आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रुप 13 और ग्रुप 14 इनकी आईपी। देखो आईपी से कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, 110% बोल सकती हूँ। इतना जो आपको लिखवा रखा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इस चीजों को समझिए। यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस देखिए, क्या बोल रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बच्चों। आईपी से आयोनाइजेशन पोटेंशियल इतना जिसने कर लिया बहुत सफिशिएंट है, ठीक है, सब तरह का बता दिया। अब इसके अंदर एक लास्ट चीज रह गई, एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर। इधर बता देती हूँ, देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है। जब ये इधर मेटल्स है सारे और इधर क्या है, सारे नॉन मेटल्स। ये पी ब्लॉक आ गया, ये एस ब्लॉक हो गया। तो एस ब्लॉक क्या है, एल्काइली मेटल है और एल्काइली अर्थ मेटल है। और जबकि ये है पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं। तो देखिए इधर कि नॉन मेटल्स है, तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाते हैं ना, वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है, कहने का मतलब मेटल टू नॉन मेटल जा रहे हैं, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा। और अप टू डाउन जाते हैं तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है। कौन सा करैक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा। एक चीज को पढ़ लीजिए कि यदि लेफ्ट टू राइट एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा है, दैट मींस अप टू डाउन बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि यदि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेसिक करैक्टर डिक्रीज होगा। कहने का मतलब है कोई भी चीज पीरियड के अंदर बढ़ रही है तो ग्रुप में घटेगी, और ग्रुप में घट रही है तो पीरियड में बढ़ेगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको पीरियोडिक टेबल आएगी, आयोनिक रेडियस आएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, शील्डिंग इफेक्ट आएगा, तो आईपी डेफिनेटली आएगी।
कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये आज अपना आईपी कंप्लीट हो गया है, तो देखते रहिए हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा, और हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि हर बच्चे तक पहुंचे, सब अपनी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिले। और मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, एक एक चीज़ को 10 बार बताया है, तो मुझे उम्मीद है आप इन वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।